देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। सितंबर क्रांति की हो रही जबरदस्त शुरुआत के बीच अगला बड़ा कार्ड खेल दिया गया है दोस्तों। बताएंगे कैसे नितिन गडकरी अपनी ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी 60% वाली आबादी को साधने के लिए आज करने वाली है बैठक, जिसमें सिद्धरमैया से लेकर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट शामिल होंगे दोस्तों। बताएंगे कौन सी ये हाई प्रोफाइल बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसी के साथ में बीजेपी के नेता पर 2 मिनट में चले 22 चप्पल। बताएंगे क्या कुकृत्य किया बीजेपी के नेता ने दोस्तों की पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने ही बजाना शुरू कर दिया। इसी के साथ में बिहार के अंदर 35 लाख वोटों को इधर से उधर किए जाने का दावा सामने आने के बाद एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों, और पूरा विपक्ष एकजुट होकर कर रहा है इसका जोरदार प्रतिकार। बताएंगे इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर कार्रवाई करने और आवाज बंद करने से बचने की दी है हिदायत, और भी बड़ी बातें बोली गई है दोस्तों। इसी के साथ में बड़े मुस्लिम नेता कब्रिस्तान में जाकर श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, लेकिन रोकने के प्रयास के बीच मुख्यमंत्री दीवार पर ही चढ़कर कूद गए हैं दोस्तों। बताएंगे कहां पर बीजेपी सरकार के द्वारा रोकने की साजिश हो गई है। फेल एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत एक तरफ और मोदी शाह एक तरफ है, दोनों के बीच में खींचातानी चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। क्या 1990 के दौर के चंद्रशेखर की तरह नितिन गडकरी को कांग्रेस पार्टी बाहर से सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बना सकती है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 9 जुलाई 2025 को नागपुर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दोस्तों। इस दौरान पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस पुस्तक का विमोचन करते हुए 75 साल की उम्र में लोगों को रिटायर्ड हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, यह बयान दिया आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दोस्तों। और जैसे ही मोहन भागवत ने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, यूबीटी दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा बताते हुए कहा कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर 2025 को उनके जन्मदिन के मौके पर 75 साल पूरा होने पर मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी की और संकेत दे रहे हैं। यानी मोदी ने जब शासन संभाला तभी उन्होंने खुद मार्गदर्शक मंडल बनाया था दोस्तों। 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी होने जा रहे, तो उनके जेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने का टाइम आ चुका है दोस्तों। ऐसे में आरएसएस के नेता मोहन भागवत की ओर से दिए गए बयान के बाद अब चर्चा तो चली रही है दोस्तों, लेकिन इस बीच आरएसएस के सबसे करीबी और आरएसएस के एकमात्र प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो माने जाते हैं दोस्तों, वो नितिन गडकरी, उन्होंने मोदी और शाह सरकार के साथ साथ बीजेपी के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि मोहन भागवत के बयान के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल करे। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना पड़ेगा। यानी दोस्तों सरकार के खिलाफ केस करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या आपने आज तक एक भी ऐसा मंत्री देखा है दोस्तों जो जनता से कह रहा हो कि सरकार के खिलाफ केस करो? इसका मतलब उनकी अपनी पार्टी से ही नाराजगी है दोस्तों। सरकार का मतलब आज की डेट में आप लोग भी जानते हैं मोदी और शाह है, क्योंकि वही सारे बड़े डिसीजन लेते हैं दोस्तों। ऐसे में ये जो बयान अब नितिन गडकरी का आया है दोस्तों, इसे आप अगर मोहन भागवत के बयान से जोड़कर देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि 17 सितंबर की क्रांति किसे बोला जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को हटाकर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी संघ के लोग कर रहे हैं दोस्तों। और सबको पता है कि अगर नितिन गडकरी के पास 50 से लेकर 100 सांसद का भी समर्थन रहेगा तब भी उनकी सरकार बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन 240 से ज्यादा सीटों के साथ बैठा हुआ है दोस्तों। और इंडिया गठबंधन बाहर से ही सपोर्ट कर सकता है। जैसे वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर की सरकार बना दी थी दोस्तों, और उस समय राजीव गांधी ने जनता पार्टी में ही आपस में फूट डाल दी थी दोस्तों, और इसका असर भी हुआ। अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बंपर जीत मिली थी, और इसीलिए किसी भी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके माहौल भी वही बनता जा रहा है दोस्तों। एक और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो अब तक हाईवे मैन के नाम से पॉपुलर नितिन गडकरी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक जानबूझकर कैंपेन चलाया जा रहा है दोस्तों। जगह जगह टूटी सड़कें दिखाई जा रही है और हाईवे पर खासकर टूटा हुआ दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को टारगेट करते हुए ये मुहिम चल रही है दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनको भी शक हो रहा होगा कि जरूर उनके पीछे भाजपा के आईटी सेल वाले लगा दिए गए हैं दोस्तों। और 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी मस्जिद पर अटैक नहीं किया, वो एक सेकुलर नेता था। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले और जो समर्थक है भाजपा के दोस्तों, वो पगलाए हुए हैं और उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी एक सेंसिबल नेता है और उनके द्वारा ये बयान देना कि सरकार के खिलाफ केस करो, ये छोटा मोटा बयान नहीं है, ये आने वाले दिनों की आहट है। और 17 सितंबर 2025 की लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के 40 ओबीसी नेताओं की मुलाकात होने जा रही है दोस्तों। ये कांग्रेस पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता है दोस्तों। एक से एक तुर्रम खां है कांग्रेस पार्टी के। ओबीसी समाज से आने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे दोस्तों, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आने वाले अशोक गहलोत इस बैठक में मेंबर होंगे। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ है वो भी बैठक में शामिल होंगे। सचिन पायलट खुद ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे दोस्तों। इसके बाद 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक भागीदारी मोर्चा का सम्मेलन करने वाली है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सारे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और यही नहीं दोस्तों, इसमें और भी कई बड़े नेता है। वीरप्पा मोइली के साथ साथ अजय कुमार भी इसके मेंबर है जितेंद्र बघेल सेक्रेटरी ऑफ एडवाइजरी काउंसिल भी है, कमलेश्वर पटेल का भी नाम है और श्रीकांत जैना का
का भी नाम है, हनुमंत राव भी इसमें है और कई और दिग्गज नेता है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सारे जितने भी बड़े बड़े ओबीसी नेता है सबको एकजुट होकर उन्हें बोला गया है कि आप लोग भागीदारी न्याय सम्मेलन करिए और ओबीसी समाज के लोगों तक मैसेज पहुंचाइए कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का ये जो आउटरीच का प्रोग्राम है इसी से पूरे समीकरण इलेक्शन में बदलते हैं और ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है दोस्तों। आयोग ने बताया है कि लगभग सभी मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर उनके पास गणना फॉर्म ईएफ पहुंचाया जा रहा है। लगभग 88% के आसपास गणना फॉर्म पहुंचा दिया गया है। चुनाव आयोग के नए अपडेट के बाद इस प्रक्रिया को लेकर विवाद और ज्यादा भड़क गया है दोस्तों। लगभग बिहार के अंदर इस पूरी प्रक्रिया से 35 लाख से ज्यादा वोटर के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं दोस्तों। जो अपडेट दी गई है उसके अनुसार ये जो गणना फॉर्म है ये लगभग 6 करोड़ मतदाताओं ने जमा कर दिया, इस तरीके का दावा किया गया है दोस्तों। हालांकि इस दावे को लेकर भी अलग अलग क्लेम है दोस्तों और मीडिया की ओर से फैक्ट चेक करने के बाद चुनाव आयोग से कई और गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। टोटल 12 लाख के आसपास मतदाताओं की मृत्यु हो गई है जिनका वोटर आईडी में नाम था, उन्हें भी हटा दिया गया है। 2.2% यानी 17.5 लाख मतदाता स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं, अब राज्य में मतदान करने के योग्य नहीं है। ऐसे ही 0.73% के आसपास 5.5 लाख वोटर्स 2 बार पंजीकृत किए गए हैं। इन डेटा के विश्लेषण के बाद लगभग 35 लाख मौजूदा मतदाताओं का नाम बिहार के मतदाता सूची से हटाया जाएगा दोस्तों। इस तरीके के आंकड़े सामने आने के बाद काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक बैठक बुलाई थी जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार कांग्रेस के सारे नेता मौजूद थे। इनको सबको आदेश जारी करते हुए कह दिया है कि जनता से जुड़िए, आंदोलन करिए और एसआईआर के बारे में जनता को अपडेट दीजिए, बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है। और राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया में फैलाई जा रही तीसरे मोर्चे की अटकलों को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है दोस्तों। एसआईआर के मुद्दे पर जनता से सीधे जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किया जा सकता है दोस्तों। तीसरे मोर्चे पर कोई ध्यान ना दे, यह बात भी स्पष्ट आ गई है। राहुल गांधी ने उन पीड़ित लोगों से मुलाकात की है दोस्तों, उनके परिवार से मुलाकात की है जिनके परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पूर्णिया के अंदर एक आदिवासी परिवार के लोगों की बेरहमी से हत्या अंधविश्वास और डायन बताने को लेकर की गई थी दोस्तों। यह मामला काफी गंभीर है। ऐसे में नरसंहार को लेकर बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन राहुल गांधी ने सीधा फोन पर बातचीत की है दोस्तों। इसके साथ में बेगूसराय के अंदर अजीत अंजुम ने कई सारे बड़े खुलासे करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे चुनाव आयोग जो बिहार में एसआईआर करवा रहा है उसमें जो बीएलओ के अधिकारी हैं वो घर तक नहीं जा रहे और भी उनके कई बड़े खुलासे थे दोस्तों। लोगों से बात करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, वीडियो दी थी। अजीत अंजुम ने कहा कि बेगूसराय में दर्ज ये एफआईआर एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए सर्टिफिकेट की तरह है। चुनाव आयोग के एसआईआर पर खुलासा का ये अंजाम तो होना ही था। इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो है, उस वीडियो में चुनाव आयोग की खामियां दिख रही है, उनका जवाब देने की बजाय मुझ पर एफआईआर की गई है। एक दर्शक के तौर पर आप भी फैसला कीजिए। इसके बाद उन्होंने वीडियो लिंक भी दिया है दोस्तों। अगर आप लोगों ने भी अजीत अंजुम का वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा उनके वीडियो में आपको कहां ऐसा लगा कि एफआईआर दर्ज करने तक बात आ गई है दोस्तों। कुल मिलाकर एक जेन्युइन सा उन्होंने सवाल खड़ा किया और वो भी जनता से पूछकर उनका फीडबैक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की भावना कहां भड़क रही है दोस्तों। सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, लाखों लोगों के वोटर आईडी को लेकर, उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार को लेकर फैसला लिया जा रहा है, तो क्या उस पर सवाल खड़ा करना भी अनुचित है? अगर एक व्यक्ति का नाम भी काटा जा रहा है तब भी संविधान के विरोध में है, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के विरोध में है और सवाल डंके की चोट पर उठाया जाना चाहिए दोस्तों। अजीत अंजुम को अगर आप भी इस मामले को लेकर सैल्यूट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों वजाहत खान पर आरोप लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट करते हुए कथित तौर पर धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद उनके ऊपर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई दोस्तों। 9 जून को वजाहत खान को गिरफ्तार किया गया। एक एफआईआर में वे पुलिस हिरासत में है और दूसरे एफआईआर में वो न्यायिक हिरासत में है। इस बात को लेकर, इतने कंफ्यूजन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया दोस्तों। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की गई दोस्तों। कोर्ट ने केंद्र की सरकार और तमाम राज्य सरकारों से कहा है कि नफरती भाषण के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इस पर आगे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने और भी कई बातें बताई है दोस्तों। कोर्ट ने कुल मिलाकर सरकारों को बताया है कि वो किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले यह भी देखे कि उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, अगर वो हेट स्पीच के कैटेगरी में आता है तभी जाकर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना भारत के अंदर लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है। ऐसे में दोस्तों कई चीजों को लेकर अलग तरीके से अपने तरीके से इंटरप्रेट करके कई लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसी पर कोर्ट की ओर से ये नाराजगी जताई गई है दोस्तों और कहीं ना कहीं सरकारों को एक बार फिर से सचेत कर दिया गया है दोस्तों। वहीं पर उमर अब्दुल्ला को शहीदों के कब्र पर जाने से रोका गया तो सीएम ने कब्रिस्तान के गेट को फांद कर जाकर श्रद्धांजलि दी है दोस्तों। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 13 जुलाई 1931 के अंदर डोगरा सेना की गोलीमारी में मारे गए 22 लोगों को कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देने से रोका गया दोस्तों। उमर अब्दुल्ला ने इस घटना के बारे में डिटेल में जानकारी दी है और बताया है कि कैसे उनको फिजिकल तौर पर भी परेशान किया गया, यानी उनको रोकने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया गया, फिजिकल पावर का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद वो नहीं रुके और दीवार फांग कर पहुंच गए श्रद्धांजलि देने के लिए। दरअसल दोस्तों 13 जुलाई 1931 के अंदर श्रीनगर के केंद्रीय
केंद्रीय जेल के बाहर डोगरा सेना की गोलीबारी में 22 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। और 2020 में उपराज्यपाल ने इसे राज्य सरकार का जो गेजेटेड हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, उसकी सूची से हटा दिया था। और बीजेपी कश्मीर में मारे गए इन 22 कश्मीरियों को शहीद नहीं मानती है दोस्तों, क्योंकि जम्मू रीजन के अंदर बड़ी संख्या में डोगरा समाज के लोग रहते हैं दोस्तों, और कहीं ना भारतीय जनता पार्टी को उनका अच्छा खासा वोट मिलता है दोस्तों। ऐसे में अगर 22 लोगों को बीजेपी शहीद मानेगी तो इसे डोगरा शासकों के खिलाफ भाजपा का रुख माना जाएगा। शायद यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बीजेपी इस पर एकदम उल्टा रुख रखती है दोस्तों। जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पूरी तरीके से कश्मीरी व्यक्तियों की हत्या के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए और 22 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से रोकना बीजेपी का विफल हो गया, तो इससे पता चलता है कि भाजपा हर जगह इस तरीके के प्रयास करती है और फेल हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई बार अखिलेश यादव को श्रद्धांजलि देने से रोका जाता है दोस्तों। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने फिर एक ऐसी बात बोली है जिससे देश के अंदर एक फिर से नई बहस छिड़ गई है दोस्तों। वो कहते हैं कि जब कावड़ यात्रा निकाली जाती है तो 1 महीने तक सड़कें बंद हो जाती है, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को 15 मिनट के नमाज के लिए आजादी क्यों नहीं दी जा सकती। अल्पसंख्यक सिखों, जैनियों, बुद्धों और ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता का ख्याल रखे सरकार। आपकी क्या राय है दोस्तों? इनके बयान पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि मीडिया वाले इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है। साथ साथ इन दिनों बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर जो चर्चा चल रही थी दोस्तों, उसमें ज्यादातर ये अफवाह फैलाई गई और दावा किया गया कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी के अंदर अब पूछा नहीं जा रहा है। दोनों का अपमान किया गया, दोनों को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। इसके बाद दोस्तों बीते दिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बिहार कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे। इंदिरा भवन पहुंचे थे दोस्तों, जो नया कांग्रेस पार्टी का भवन बना है, वहां पर बैठक हो रही थी। और इस बैठक में बड़ी बात यह है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे दोस्तों। और पप्पू यादव से राहुल गांधी ने बिहार की स्थिति के बारे में सारी जानकारी ली है, जिससे एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को अपना एक मजबूत समर्थक समझती है दोस्तों। और पप्पू यादव को साथ में लेकर ही बिहार में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बात को लेकर एकदम क्लियर है, चाहे कुछ लोगों को खासकर कांग्रेस के अंदर भी नेता क्यों ना हो जिसे पप्पू यादव पसंद है या नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फुल सपोर्ट है पप्पू यादव को। और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए कई सीटों पर उनकी भूमिका रहेगी। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के राजसमंद कोर्ट से नकली दवा मामले में दोषी करार दिए गए बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने सियासी बयानबाजी के बीच में बीजेपी के लीगल सेल को आगे कर दिया है दोस्तों। भाजपा के लीगल सेल ने इस मुद्दे को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए सांसद पप्पू यादव, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और अन्य लोगों को लीगल नोटिस भेजा है दोस्तों। भाजपा का नेता दावा करता है कि हमारे मंत्री का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल जब खड़ा किया गया तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, या तो सबूत दे वरना सत्ता से हटे। लेकिन दोस्तों 15 दिनों का लीगल नोटिस देकर माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है। देखते हैं कौन कौन से नेता माफी मांगेंगे और कौन कौन से इनसे सवाल पूछेंगे। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर सावन का महीना आते ही कावड़ यात्रा के बीच में लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं दोस्तों। यानी कुछ भाजपा के नेता है जिनका काम होता है फर्जीवाड़ा फैलाना और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर भ्रांतियां पैदा करना दोस्तों। ऐसा ही मामला दिल्ली के शादरा से सामने आया है, जहां पर शादरा इलाके के अंदर सड़क पर कांच बिखरे हुए थे दोस्तों। कावड़ यात्रा उसी सड़क से गुजर रही थी, कावड़िया इसी रास्ते से गंगा जल लेकर गुजर रहे थे। दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता और दिल्ली दंगों के लिए आरोपी कपिल मिश्रा ने इसके पीछे शरारती तत्वों का हाथ बताकर घटना की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी दोस्तों। पुलिस ने जांच किया तो पुलिस को पता चला कि 13 जुलाई को डीसीपी शाहदरा ने इस पूरे मामले पर जांच की तो पता चला कि 2 ई रिक्शा आपस में एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसके कारण दोनों का शीशा टूट गया था। और इन ई रिक्शा के अंदर लगभग 19 कांच के ग्लास भी लदे हुए थे जो फूट गए। गिरने के बाद रिक्शा चालक की पहचान कुसुम पाल के तौर पर हुई है और इसका खुलासा होने के बाद स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि ये तो एक अपने आप हुई घटना है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है दोस्तों। और इसके बाद कपिल मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करवाया। तो अगर आप भी मानते हैं कि कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, किस आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया है दोस्तों। विडंबना यह है कि यही दिल्ली के कानून मंत्री भी हैं दोस्तों। 2 शब्द इस पूरे मामले को लेकर लिखेगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी करते हुए फरमान सुनाया है दोस्तों, जिससे लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। स्कूलों को मर्ज करने के आदेश से प्रदेश के अंदर 27,000 परिषदीय विद्यालय प्रभावित होंगे, जिससे लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षक और 27,000 प्रधान अध्यापक के पोस्ट भी खत्म हो सकते हैं। इस तरीके के दावे के बाद एक चीज तय हो गई है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर बैकवर्ड में शिक्षा क्रांति चल रही है दोस्तों। यानी जो कांग्रेस पार्टी आरटीआई एक्ट लेकर आई थी, आरटीई एक्ट लेकर आई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आई थी, ताकि बच्चों को उनका मौलिक अधिकार मिले, इस बात को लेकर कि उनके लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है। और संविधान के संशोधन के बाद जब ये प्रोविजन ऐड किया गया दोस्तों, तो उसके बाद जगह जगह पर स्कूल बने, 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बनाए गए ताकि बच्चों को दिक्कतें ना हो। लेकिन अब इन स्कूलों को मर्ज करके कहीं ना कहीं जो पुराना एजेंडा था उसको थोपा जा रहा है दोस्तों। यानी गरीब वर्ग के बच्चों को एजुकेशन से दूर करने की साजिश रची जा रही है। यानी आप समझिए कि अगर किसी के पिता गरीब है और वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है दोस्तों, जो कॉमन सी बात होती है कि गरीब
का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो फिर उसको पहले अपने गांव में जाना पड़ता था, अब उसको दूर कहीं और जाना पड़ेगा। और इस तरीके का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए बच्चों और उनके पेरेंट्स का सुविधा बढ़ाएगा दोस्तों, जिसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इससे ड्रॉप रेट भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ संभाजी ब्रिगेड के नेता प्रवीण गायकवाड़ पर हमला हुआ है दोस्तों, लातूर में विरोध प्रदर्शन हुआ है। दरअसल गायकवाड़ पर हुए हमले के बाद लातूर में सुबह 11 बजे शिवाजी महाराज चौक पर मराठा क्रांति मोर्चा, संभाजी ब्रिगेड और जिजाजू ब्रिगेड और मराठी सेवा संघ, वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद और स्वाभिमानी मुस्लिम संगठन आदि संगठनों ने विरोध किया है दोस्तों। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अक्कलकोट के अंदर एक दिन पहले संभाजी ब्रिगेड के नेता प्रवीण गायकवाड़ पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को कई संगठन के लोगों ने विरोध जताया है दोस्तों। प्रवीण गायकवाड़ के साथ रविवार को शिव धर्म फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी, उन पर स्याही फेंका था। गायकवाड़ ने 19वीं सदी में एक प्रतिष्ठित संत स्वामी समर्थ के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी की थी, जिनकी समाधि अक्कलकोट में है दोस्तों। उसके बाद से विवाद उपजा था। कुल मिलाकर मराठा समाज के संगठनों के बीच में आपसी मतभेद से कहीं ना कहीं एक बार फिर से मराठा राजनीति कमजोर होती नजर आ रही है दोस्तों। देखते हैं इस पर शिवसेना, यूबीटी और ठाकरे गुट की ओर से क्या बयान सामने आता है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के चीफ ने समर्थन किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अंदर शहीदों को कब्रिस्तान में जाकर श्रद्धांजलि देने में क्या बुराई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 1931 में डोगरा बलों द्वारा मारे गए लोगों के कब्रिस्तान में जाने से रोकने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्री को नजरबंद किए जाने की आलोचना की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है जहां पर एक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि एक मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि एक मुख्यमंत्री को उसके राज्य की पुलिस नजरबंद कर देती है क्योंकि वो कहीं और नहीं जाना चाहते और उनको रोका जा रहा है? इसका मतलब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नहीं बल्कि कोई और पुलिस प्रशासन के लोगों को कंट्रोल कर रहा है दोस्तों। साथ साथ वीआईपी पार्टी ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन सरकार के मंत्री नीरज बबलू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है दोस्तों। वीआईपी पार्टी ने बिहार के मुख्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करके एक पत्र सौंपकर मंत्री नीरज कुमार बबलू पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है दोस्तों। अनर्गल वक्तव्य देने की शिकायत भी की गई है। देखते हैं इस पर क्या यथाउचित कार्रवाई की जाती है। साथ साथ बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य है दोस्तों, ये पुलिस के एक थाने में जाते हैं जहां पर इनको सबसे फ्रंट की सीट में बिठाया गया है, बाकी सब फरियादी की तरह पुलिस वाले उनके आसपास घेर कर बैठे हुए हैं। तो इस पर सुप्रिया शिनेट ने कहा कि ये बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य है, ये जयपुर के रामगंज थाने के हैं जहां पर एसएचओ की कुर्सी पर विराजमान है और बाकी पुलिसकर्मी उनके बगल में बैठे हुए हैं, बच्चों की तरह ज्ञान ले रहे हैं। यानी दोस्तों ये तो कहीं नहीं लिखा कि एक जनप्रतिनिधि जब किसी ऑफिस में जाएगा और खासकर पुलिस के ऑफिस में जाएगा जो कार्यपालिका का अंग है, तो इस तरीके से उसको प्रोटोकॉल के तहत एसएचओ की कुर्सी पर बिठाया जाएगा और बाकी सब लोग उसको फरियादी की तरह बैठे नजर आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों एक विधायक लेजिस्लेटिव का अंग होता है, यानी विधायिका का अंग होता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो वो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का भी हिस्सा बन जाता है। अगर कोई मंत्री आए और उसके लिए थाने के एसएचओ की कुर्सी खाली कर दी जाए तब भी समझ में आता है, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य तो एक विधानसभा के मेंबर है दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है जो विधायिका है और कार्यपालिका अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां तो कोई प्रोटोकॉल भी नहीं होता और इसीलिए इस तरीके की हरकतों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए दोस्तों। इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटर डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा जांच की जानी चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर एसएचओ ने ऐसा क्यों किया। साथ साथ दोस्तों कभी कभी भरोसेमंद लोग भी स्थिति समझ नहीं पाते। चिराग पासवान के बयान पर जीतन राम मांझी ने यह कोडेड बयान दिया है, यानी वो खुलकर चिराग पासवान के बयान का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से निशाना उन्हीं की ओर है। साथ साथ दोस्तों चलो लखनऊ 15 जुलाई 2025 को आज अपना दल कमेरावादी की ओर से प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,764 परिषदीय विद्यालयों के मर्जर व पेयरिंग के विरोध में विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है दोस्तों। 15 जुलाई यानी आज 11 बजे के आसपास लखनऊ के अंदर यह प्रोटेस्ट होने वाला है जो बड़ा और व्यापक भी होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पल्लवी पटेल वाकई एक नेता के तौर पर उभर रही है और वो असली मुद्दे उठाती है, जबकि अपना दल एस पार्टी की नेत्री अनुप्रिया पटेल तो केवल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जनता से डिस्कनेक्ट होकर केवल सत्ता की भाषा बोलती है दोस्तों। साथ साथ बरेली के अंदर पिछड़े समाज से आने वाले डॉक्टर रजनीश गंगवार ने एक बयान दिया दोस्तों। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए, टीचर है शिक्षक है, तो उन्होंने बच्चों को बोला कि कावड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इतना बोलते ही दोस्तों उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति कौन है? क्या भारत के अंदर ये छोटी सी बातें भी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे? एक व्यक्ति का ओपिनियन है कि कावड़ लेके मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, तो इसमें लोगों की भावना कैसे भड़क रही है ये तो एकदम समझ नहीं आता दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एक शिक्षक के खिलाफ इस मामले को लेकर अगर एफआईआर दर्ज कर दी गई है तो देश में फिर क्या एफआईआर करने वालों से पूछकर बोला जाएगा? आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। डॉक्टर रजनीश गंगवार जी के कविता पर आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ साथ बिहार कांग्रेस की मैराथन बैठक 3 घंटे चली दोस्तों। 8 नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है इंदिरा भवन में। जब कांग्रेस पार्टी के बिहार के बड़े नेता सारे मौजूद थे दोस्तों, तो यहाँ पर राहुल गांधी और पार्टी के नेताओं ने जो एक सहमति बनाई है वो ये कि जमीनी स्तर पर वोट बंदी के प्रति मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा और इसके लिए टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। विशेष आमंत्रित सदस्य निर्दलीय पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के हालिया बिहार के दौरे से महागठबंधन के पक्ष में धीरे धीरे करके
हवा बनता जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को पूरे दमखम के साथ गठबंधन में अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने शुरुआत में अपनी बात रखी और सबने माना कि हालिया में जो पार्टी संगठन ने अच्छा काम किया है, बिहार के अंदर विस्तार के लिए जगह जगह रोजगार सभाएं की है और जनता के न्याय की मांग की है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी की विजिबिलिटी बढ़ी है और पार्टी काफी चर्चा में आई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ की एक और वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार सचिन गुप्ता की ओर से बताया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के द्वारा इस तरीके की तोड़फोड़ की गई है कि स्कूल बस में तोड़फोड़ का ये मामला है। दोस्तों, इस तरीके से और भी कई मामले सामने आए हैं जिस पर उत्तराखंड की सरकार की ओर से भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, लेकिन घूम फिरकर बात यही है कि अगर कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो उसे डिसिप्लिन होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर चीज को नियम नियंत्रण के अंदर रखा जाए और कहीं भी कोई भी उग्रता करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बने और हुड़दंग करने का किसी को छूट ना मिले। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर नगीना के सांसद आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ महिला आयोग ने धोखाधड़ी, शोषण और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने जैसे गंभीर मामलों को लेकर शिकायत दर्ज की है दोस्तों। और ये बात सबको पता था कि धीरे धीरे करके चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। ये मामला पहले महिला आयोग में पहुंचा, वैसे अमूमन डायरेक्ट महिला आयोग में रिपोर्टें जल्दी होती नहीं है, लेकिन ये मामला पहुंच गया दोस्तों। उसके बाद शिकायत करके मामला दर्ज कर लिया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।